हाँ जी, कैसे हैं आप सर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक गाइस बस रिसेप्टर के जस्ट आगे का है। मैंने सोचा तो उसी वीडियो में बनाने का, उसी चीज़ को बताने का, लेकिन फिर सोचा कि यार वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान देते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो उसी से रिलेटेड है। जी हाँ, रिसेप्टर से ही रिलेटेड है। रिसेप्टर यानी कि घर, ठीक। अलग अलग घर पे अलग अलग बंदे हैं और वो बंदे क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा था और बीटा था। तो अल्फ़ा रिसेप्टर जो है और बीटा रिसेप्टर, इस तरह समझो कि अल्फ़ा एक लड़का है या बीटा एक लड़की है। तो अल्फ़ा अब एक लड़का है। अब लड़का जानते हो खुराफाती में होता है, लड़कियाँ सीधी सादी होती हैं। वैसे आजकल अपोजिट ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम कहानी समझेंगे कि एक लड़का है जो अल्फ़ा है और वो सीधा साधा नहीं है, वो खुराफाती है, और लड़की जो है बहुत ही सीधी सादी है। तो खुराफाती का काम क्या है? उछलना कूदना, हाँ। और लड़की का काम शांत होकर बैठना। यानी कहीं कहीं लड़का जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्सेशन करेगा, लड़की से रिलैक्सेशन करेगी, कुछ इस तरह का चीज़ें हैं। यानी हर रिसेप्टर का कोई फंक्शन होता है? उस फंक्शन पे जब उस रिसेप्टर पे जब कुछ बाइंड करता है तो वो क्या फंक्शन दिखाता है, आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे। यानी हर बंदे का कुछ नया फंक्शन होगा और उनका फंक्शन क्या रेगुलेट करता है, वो किस चीज़ों को रेगुलेट करता है, हम उन्हीं के बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट एनर्जी सिस्टम का ही है, दूसरा रिसेप्टर का ही है। बस हमें आज लोकेशन के अकॉर्डिंग ही उस लोकेशन पे क्या काम हो रहा है उनको देखना है। शुरुआत करते हैं, चलिए। सबसे पहला आपको रिसेप्टर मैंने बताया था अल्फा 1 रिसेप्टर, जहाँ पे मैंने आपको लोकेशन बताए थे, एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट एंड इफेक्टर पाथवे बताया था, है ना। इफेक्टर पाथवे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था, आपको याद होगा। और इफेक्टर पाथवे से क्वेश्चन आता है घुमा के। उसी तरह से एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। अल्फा 1 का क्या एंटागोनिस्ट है गाइस, आप बताना कमेंट में, ठीक है। तो आज हम अल्फा 1 रिसेप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से वही सारी चीज़ें हैं। आपको याद होगा मैंने लोकेशन बताया था कि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं आई की, यहाँ पे कुत्ते शोर कर रहे हैं तो मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। आंखों की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ पे पाया जाता है अपना अल्फा 1 रिसेप्टर। ब्लड वेसल से पाया जाता है। पहले लोकेशन क्लियर करते हैं गाइस। लीवर में ये आपका जो ये रफली फिगर में बनाया हूँ, ये आप यूरिन ब्लेडर मान लेना, और ये यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। स्प्लेनिंग कैप्सूल्स में और वैस्ट डिफरेंसेस में और स्केलेटल मसल्स में हमारा अल्फा 1 पाया जाता है। कुछ 3-4 चीज़ें आपको देख रहे हो कि आप एड ऑन किया हूँ मैं, तो इसको भी नोट कर लेना यार। तो दोनों वीडियो एक साथ देखना, कोलैबोरेशन में देखना और एक ही जगह सब कुछ नोट कर लेना। बहुत ही आसानी तरीके से आपका टेबल बना के पढ़ लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगा है मेरे को, लेकिन आपके लिए सरल होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। दूसरा चलते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर। आपको पता है ब्लड वेसल्स में, पैंक्रियाज में, प्लेटलेट्स में, प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल्स में इस जगह पाए जाते हैं, और भी कई जगह मैंने पहले बता चुका है। बीटा 1 रिसेप्टर की देख लीजिए, हार्ट में, जी सेल में यानी किडनी सेल्स। बीटा 2 आपका यहाँ पे ब्रोंकियाइस में, लंग्स में, आपका यूट्रस में, सॉरी गाइस ये यूट्रस है, रफली फिगर है, समझ लेना। यूट्रस आपका ब्लड वेसल्स में, लंग्स में आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। और कुछ है अभी मैं बताऊंगा बाद में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, पैंक्रियाज में, ठीक। बीटा 3 जो आपके लीवर में पाया जाता है, आपको पता होगा, एडिपोसाइट्स वाला, फैट सेल्स में, ठीक है। सो और कुछ मैंने D1 D5 कुछ करके लिखा है गाइस, ये क्या है ना, कुछ नया लग रहा है। देखिए हमारे जो एनर्जी में तो इतने ही होते हैं, अल्फा बीटा ही होते हैं। तो ये DU क्या है, देखिए जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देखिए आगे की चीज़ें, लेकिन मैंने अभी बता दी ताकि आपका अवेयरनेस है कुछ रिसेप्टर पे जो आपका कॉन्सेप्ट वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो ये डी है, डी रिसेप्टर्स, ये सारे से रिसेप्टर्स हैं, ये डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं। और डोपामिन आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, मैं जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा एनर्जी ड्रग का, तो वहाँ पे मैं इनके बारे में बात करूँगा। तुम अब वहाँ बात करो, फिर से स्टार्ट करो, नहीं ना। तो मैंने ये बता दिया आपको एकदम सिंपल तरीके से, आपको मैंने बता दिया वो है क्या चीज़, ठीक है। डोपामिन में आएगा, अभी देखेंगे। तो D1 D5 D2 D3 D4, लेकिन सिंपली से कहूँ तो D1 से लेके D5 तक रिसेप्टर हैं, ठीक है। अब बारी वैसे लोकेशन तो चलो रिवाइज हो गई है एक बार ना, अब लोकेशन पे उसका वर्क देखते हैं। अल्फा 1 पाया जाता है आंखों के स्मूथ मसल्स पे, जहाँ पे वो कंट्रैक्शन काज करता है। उसी तरह ब्लड वेसल पाया जाता है जहाँ पे वो भी कंट्रैक्शन करता है।
और लीवर में पाया जाता है तो वहाँ पे ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, इन सभी प्रक्रिया को बढ़ा देता है गाइस। अब देखो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऐसा हो रहा है जो हमारा जो लिपोलाइसिस का प्रक्रिया, सॉरी जो लिपिड का ब्रेकडाउन है वो भी कर सकता है, सॉरी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी कर सकता है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन यानी यूरिन ब्लीडर। अब बताओ अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा यूरिन ब्लीडर का तो गाइस क्या होने वाला है? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सा बताना, तो बढ़ेगा गाइस, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन, हमारे यूरिन ब्लीडर का कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये गाइस यूट्रस है ये वाला, तो ये यूट्रस है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब बताओ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किस में हेल्प होगी गाइस? जी हाँ, एकदम प्रेगनेंसी में हेल्प होगी। बच्चे को यूट्रस से दबाया जाएगा ताकि वो आराम से बाहर निकल सके, मतलब हेल्प करता है, ठीक है, लिवर में। एंड देन आपका देखिए कैसे करता है, स्कैम को ये बढ़ा देता है। आपको याद होगा इफेक्टर पाथवे मैंने बताया आपको, कैम पाथवे को बढ़ा देता है, रेनिंग को रिलीज करा देता है। स्केलेटल मसल में भी पाया जाता है। स्केलेटल मसल में करता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देता है और डिक्रीज कर देता है एसीएच के रिलीज को। अब एसीएच यहाँ पे कैसे आ गया, मैंने आपको बताया था पहले से कि एसीएच यहाँ पे माइनर अमाउंट में होता है तो डिक्रीज कर देता है उसके रिलीज को। वास्ट डिफरेंस क्या है आपको याद होगा, वास्ट डिफरेंस अगर आप एचएपी में आपने देखा होगा वास्ट डिफरेंस क्या है, तो आपको पता है कि जो हमारा जो एक नली जाती है जो यूट्रस के पास जाती है, उसी से पास से एक और नली जाती है वास्ट डिफरेंस की नली, जहाँ से स्पर्म निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये पाया जाता है अल्फा 1 रिसेप्टर, और वहाँ पे ये बाइंड करके इजैकुलेशन में मदद करता है, इजैकुलेशन में हेल्प करता है गैस, ठीक है। स्प्लेनिक कैप्सूल में मदद करता है ताकि आरबीसी ज़्यादा बढ़े हमारे ब्लड में, ठीक, स्प्लेनिक कैप्सूल्स में, ठीक है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर खत्म, देख, तो मैं इस पे टिक लगा देता हूँ, है ना। तो दिस इज खत्म। अब आते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर पर गैस। अल्फा 2 रिसेप्टर में सबसे पहले मैंने बताया, देखिए जो ये वेसल्स हैं इस पे डायलेशन करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। अब गाइस अगर डायलेशन की बात आ रही है तो आपको पता होगा कि बीपी को ये कम कर रहा है ना, तो हम ज़्यादातर जो ड्रग देंगे एंटी हाइपरटेंसिव की, वो कौन सी होगी? अल्फा 2 वाली होगी। याद होगा मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है गाइस, ठीक है। अब ये सीएमपी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। आपको इफेक्टर पाथवे याद होगा तो ये चीज याद ही होगी। पैंक्रियाज में पाया जाता है जो इंसुलिन सिक्रेशन को कम करता है गाइस। अब इंसुलिन सिक्रेशन कम हो रही है तो समझो ध्यान से बात कि इंसुलिन सिक्रेशन कम हो रही है तो हाइपरग्लाइसेमिक की इफेक्ट आ रही है ना, यानी शुगर का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि इंसुलिन कम हो रहा है ना, इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है। तो इंसुलिन जब वही काम करता है कि हमारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स उनको पचाने का काम करता है, मेटाबोलाइज करने का काम करता है, तो जब कैलोरी ही मर गया तो शुगर तो बढ़ेगा ही, शुगर बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट आएगा। अब तो ये एक अच्छी मदद भी करता है, एडीएच की सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। एडीएच मैंने आपको बता दिया होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा लेक्चर है। एंटी डायरेटिक हार्मोन प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है, जहाँ ये एग्रीगेशन कॉज करता है गाइस, मैंने आपको लोकेशन में बताया था एक बार। देखिए सारा सब कनेक्टेड है मेरा वीडियो, आप एक पढ़ोगे तो पुराना आपको पढ़ना जरूरी, मतलब ठीक है ना, पुराना पढ़ के ही नया पढ़ो। प्री जंक्शन नर्व टर्मिनल में क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर को कम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है उसको डिक्रीज करता है, उसके रिलीज को कम करता है, और जो हमारा नॉन एफिनेफ्रिन है उसकी सिंथेसिस बनाता है, बढ़ाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स में नॉन एड्रेनलिन का रीअपटेक होगा, तभी तो सिंथेसिस होगी, क्योंकि सिंथेसिस वहीं होती है वेसिकल्स में, सिनेप्टिक वेसिकल्स में, ठीक। बीटा 1 अब बीटा 1 का सबसे पहले तो हार्ट में पाया जाता है। अब हार्ट में जब भी पाया जाता है तो हार्ट की मसल्स को ये स्टिमुलेट करता है गाइस, कॉन्ट्रैक्शन करता है, इससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब हार्ट रेट बढ़ा तो आपको पता है, हार्ट रेट बढ़ा तो पल्स रेट बढ़ा, पल्स रेट बढ़ा तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा। बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, सीरियस आप पढ़ चुके होगा, इसको मास्टर हो, ठीक है। तो कैटाकोलामिन मैंने आपको बताया था ना, कैटाकोलामिन इसमें क्या होता है, आप रिवाइज करो, बेंजीन रिंग, 2 एडजेसेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड देन लेंथ चेन ऑफ कार्बन NH2 ग्रुप, है याद होगा आपको। तो कैटाकोलामिन आपको ये भी याद होगा नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन में पाया जाता है। तो जब एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन जैसे ड्रग जो है बाइंड करते हैं हार्ट पे, तो ये रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जी सेल्स आपको पता है किडनी में क्या करता है? रेनिंग को निकालने की मदद करता है, रिलीज ऑफ रेनिंग। तो हम बीटा 1 ड्रग देखिए यहाँ पे रेनिंग को निकालने के लिए देंगे, ठीक है, और सिंपल है, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए देंगे। बीटा 2 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइस। बीटा 2 रिसेप्टर क्या होता है? जो हमारी ब्रोंकियाइज होते हैं उनमें डायलेशन कॉज करता है,
अब आपको पता है हमारा किस में काम आ जाएगा, अस्थमा में। जी हाँ, मैं आपको नॉलेज की बात बताने वाला हूँ। सल्बुट्रॉल, टर्बिटोलिन जैसी ड्रग्स जो होती हैं वो यही काम करती हैं कि हमारे बीटा 2 रिसेप्टर जो हमारे ब्रोंकियास में पाए जाते हैं वहाँ पे जाके इसको स्टिमुलेशन देती हैं, सॉरी डायलेशन को कॉज करती हैं, स्टिमुलेट करके डायलेट करती हैं ताकि हमारा अस्थमा ट्रीट हो सके। दूसरा है हमारे ब्लड वेसल को भी डायलेट करने का काम करती हैं। आपको पता होगा बीटा 2 मैंने आपको बताया है एंटी हाइपरलिपिडेमिक में, सॉरी एंटी हाइपरटेंशन में। और यूट्रस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रिलैक्सेशन का कॉज करती है, यानी टोकोलाइटिक एक्शन देती है वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लंग्स हैं, लंग्स में भी ये डायलेशन कॉज करती है। नॉलेज की बात देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोंकियाई है ना, तो ये अस्थमा का हो जाता है केस। अब COPD एक बीमारी होती है, आपको पता होगा, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो लंग्स में होती है। तो वहाँ पे भी वही सेम कॉज होता है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, अस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें अभी आप आगे सीखोगे, तो वहाँ पे मैं ओनली आपको नॉर्मली नॉलेज के लिए बता देता हूँ। वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फिर कुछ मेडिएटर्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो वहाँ पे म्यूकस को बढ़ा देते हैं। और म्यूकस बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ भर जाता है तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। दैट इज अस्थमा। तो आप कौन सी ड्रग दोगे, सॉल्ब्यूटामिन, टर्बिटोलिन वगैरह ड्रग दोगे और ये डायलेशन करके ठीक कर देगी। उसी तरह COPD होता है। COPD में लोकेशन की चेंजिंग होती है। जो चीज़ आपके ब्रोंकियाई में हो रहा था वो अब आपके एयर सैक्स में होगा, जो आपके लंग्स में पाया जाता है ना, ठीक है। एल्वेलाइज जिसको आप कहते हो, जहाँ पे हवा भर आती हैं। और वहाँ पे वही चीज़ होता है कि किसी कारण से हवा नहीं भराएगी तो वो स्टिफनेस आ जाएगा, उनके जो ऊपरी लेयर्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे और वहाँ पे भी डायलेशन की ज़रूरत होगी ताकि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके, ताकि हवा की जो क्षमता है उसको भर सके और ब्रीथिंग में हेल्प हो सके। तो COPD में भी ये हेल्प करता है बीटा 2 रिसेप्टर, है ना। वहाँ पे जो ड्रग दोगे तो बीटा 2 रिसेप्टर से डायलेशन करके आपको COPD में मदद करेगा, क्योंकि लोकेशन बीटा 2 रिसेप्टर की कहाँ है गाइस, लंग्स में, है ना। बहुत सिंपल है। अब कुछ पेंक्रियास में पाया जाता है, तो पेंक्रियास में भी यही जो पाया जाता है तो वो वही काम करता है जो अल्फा 2 में काम कर रहा है, जैसे कि इंसुलिन सिक्रेशन को कम करना। तो मैंने पेंक्रियास करके सेम लिख दिया। अब ये वाला पॉइंट यहाँ लिख सकते हो बिंदास, ठीक है, इंसुलिन वाला, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये क्या, देखो आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिया पढ़ाया था मैंने ये बताया था कि किसी जो हमारे जो लीवर होते हैं उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं गाइस, LDL रिसेप्टर्स होते हैं ना। वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, फैट का वगैरह वगैरह का। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है गाइस, बीटा 2 रिसेप्टर के द्वारा, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रक्रिया आप कह सकते हो, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ही होना, मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो आपके बाइंड होते हैं वो किस रिसेप्टर से, जी हाँ, बीटा 2 रिसेप्टर से, और मेटाबॉलिज्म होता है उनका, ठीक। अब आते हैं बीटा 3 पे। बीटा 3 रिसेप्टर जो होता है हमारे लाइपोलिसिस में, यानी लीवर में पाया जाता है, जनता तो वहाँ पे लाइपोलिसिस करता है। जहाँ ये लाइपोलिसिस कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। और लीवर में आप जानते हो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है गाइस, है ना। और ये कैसे करता है, इफेक्टिव पाथवे, कैम्प और कैल्शियम को बढ़ा देता है। अब ये तो हमारा एनर्जी का खत्म हो गया। अब इसमें से डोपामिन था, डोपामिन का रिसेप्टर हमको जानना था तो मैंने वो भी लिख दिया आपके सामने। चलिए इसको भी देख लेते हैं। D1 D5 देखिए, ये बहुत आगे की चीज़ है। अभी डोपामिन हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि रिसेप्टर की बात चल रही थी, तो गाइस आप कंफ्यूज मत होना। D1 और D5 जो हमारे ब्रेन और स्मूथ मसल्स और रेनल सेल्स में पाए जाते हैं। ये इफेक्टिव पाथवे क्या है, कैम्प और कैल्शियम को बढ़ाते हैं। उसी तरह से D2 D3 D4 ब्रेन में भी पाए जाते हैं। ये ब्रेन है गाइस, ठीक है, फिगर उतना बना नहीं पाऊंगा यार यहाँ पे इतना। तो ब्रेन, स्मूथ मसल्स, और ये पाए जाते हैं प्री नर्व टर्मिनल्स में, प्री जंक्शन नर्व टर्मिनल्स में, जहाँ पे कैम को कम करते हैं और पोटेशियम को बढ़ा देते हैं। तो जी इतना ही काफ़ी है और इतना ही बहुत है यार, मतलब इतना पॉइंट मैं छाट के लेके आया हूँ गाइस आपके लिए। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सारा का सारा लिख लो, याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो, रट लो, जो भी कर सको, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस। इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं और उन पे बाइंड होने पे वो क्या एक्शन दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आपको यहाँ पे आइडिया हो चुका होगा काफ़ी गाइस। आपने सीरियस पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग सीरियस में बीटा वाला रिसेप्टर दे रहे थे, क्यों हम अल्फा 2 की जो बाइंडिंग साइड दे रहे थे, क्यों अल्फा 2 अगोनिस्ट दे रहे थे। सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी ना, ठीक है। तो सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और अब ख़त्म हो चुका है हमारा ये लेक्चर। अब हम जो लाएंगे
एनर्जी ड्रग्स का जो है पूरा क्लासिफिकेशन लाएंगे और बारी बारी से फिर उसी की तरह जैसे हम लोग पहले ख़त्म करते थे, क्लासिफिकेशन, मोड सेक्शन, एडीआर, कंट्रा इंडिकेशन, यूजेस एंड ऑल इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो भी और चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा वो भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।